रेस्ट एंड मोशन। देखिए प्रत्युष, हम लोग ना ये पढ़ चुके हैं, लेकिन बच्चों का कल टेस्ट है, एग्जाम है, इसलिए हम लोग एक रिवीजन दे रहे हैं। तो रिवीजन हम देते हैं, ध्यान से सुनिए। और रेस्ट एंड मोशन में हम लोगों को ये पढ़ना है कि कोई चीज़ रेस्ट में क्यों रहता है, और यदि कोई चीज़ मोशन में होता है तो क्या होता है। मोशन का मतलब ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन में चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर का मतलब ये है, आज हम अपना रियल परफॉर्मेंस तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि कम समय में ज़्यादा बताना है, तो फटाफट बोलते जा रहे हैं, सुनते जाइए आप लोग। इसको हमको लगता है कि और पीछे करना चाहिए क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये कार है, हम यहाँ ऑब्जर्वर हैं, ये टाइम हमारा यहाँ पर क्या है 2 मिनट है, और थोड़ा देर के बाद टाइम बीत जाता है 2 मिनट 10 सेकेंड हो जाता है, ठीक है। और ये कार यहाँ पर आ गया, ये हमारा कार ए है मान लीजिए, ये ऑब्जर्वर है। टाइम कितना बीत गया है 10 सेकेंड, 2:10 हो रहा है ये, है ना, 2:10 हो रहा है, तो ये 10 मिनट बीत गया, है ना। तो 10 मिनट में ये कितना ट्रैवल कर गया, मान लीजिए कि 600 मीटर ट्रैवल कर गया, ओके। तो हम ये ऑब्जर्वर कहेगा कि ये कार मोशन में है, लेकिन कार ए के अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ है, इसके अंदर जो ड्राइवर है, और ड्राइवर के पीछे में उसका ऑनर बैठा हुआ है, ठीक है। ये ड्राइवर साहब है और उसके पीछे में कौन बैठे हुए हैं, ऑनर। तो क्या ये 10 मिनट के बाद ड्राइवर अपने ऑनर को मोशन में बोलेगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि फिजिक्स कहता है कि मोशन का मतलब ये है कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन में चेंज होना चाहिए। ये ड्राइवर साहब देखते हैं कि मेरे जो मालिक हैं वो मेरे से उतनी ही दूरी पर अभी भी हैं जो यहाँ हैं, क्योंकि ये लोग तो कार के अंदर हैं, और ये जो ऑनर हैं वो भी ड्राइवर साहब को बोलेंगे कि मेरा ड्राइवर क्या चीज़ में है, रेस्ट में है। आपका शरीर हिलता डुलता है, वो डिस्टर्बेंस है, वो उसके कारण आप मोशन जैसा फील मत करिए। मोशन का मतलब होता है कि टाइम यदि पास किया, टाइम के पास करने के साथ साथ यदि ऑब्जेक्ट दूर हुआ या पास हुआ, किससे, ऑब्जर्वर से, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मोशन क्या है? मोशन एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? फिजिक्स की क्वांटिटी है। मोशन क्या है? एक फिजिक्स की क्वांटिटी है, और मोशन एक फिजिक्स की क्वांटिटी ऐसी है जिसकी डेफिनेशन स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र का मतलब ये होता है कि वो किसी पर निर्भर ना करे, उसका डेफिनेशन किसी पर निर्भर ना करे। मोशन इज ए रिलेटिव क्वांटिटी, ये एक रिलेटिव टर्म है। मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। मोशन कैसा टर्म है? इट इज ए रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का मतलब ये होता है कि मोशन का डेफिनेशन जो है ना, वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है और ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रहा है। अगर यही कार इस आदमी के लिए मोशन में है, लेकिन यही कार ये दोनों आदमी के लिए, ऑनर और ड्राइवर के लिए रेस्ट में है, ठीक है। ऑनर और ड्राइवर दोनों कार को रेस्ट में बोलेंगे, क्योंकि कार उनसे ना ही दूर हो रहा है और ना ही पास हो रहा है। ऑनर और ड्राइवर भी रेस्ट में है, क्योंकि ऑनर और ड्राइवर के बीच की दूरी जो है वो ना ही बढ़ रही है और ना ही घट रही है। तो मोशन के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो ऑब्जर्वर चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? टाइम। मोशन तभी हम किसी ऑब्जेक्ट का कह सकते हैं जब एक ऑब्जर्वर ये देखे कि ऑब्जेक्ट मेरे से दूर या पास हो रहा हो। तो मोशन कैसा टर्म है? मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। इसकी डेफिनेशन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो मोशन का डेफिनेशन क्या है? इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, देन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो मोशन को हम कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन। क्या कह सकते हैं? चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। अगर पोजीशन में चेंज हुआ और साथ ही साथ टाइम तो चेंज होगा ही। अगर देखा जाए बहुत ही अच्छे से तो क्या टाइम रिलेटिव टर्म है? टाइम किसी
पर डिपेंड करता है अपने को बदलने के लिए? टाइम हर वक्त बदलता रहता है। टाइम ही एक ऐसा चीज़ है जो रिलेटिव टर्म नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये पेन कैसा है, बड़ा है कि छोटा है? क्योंकि इससे भी बड़ा पेन देखे होंगे आप। इस दुनिया में किसी भी चीज़ का जो डेफिनेशन तैयार होता है वो किसी की तुलना में तैयार होता है, ठीक है? इस दुनिया में कोई भी चीज़ का डेफिनेशन तैयार होता है तो वो किसी की तुलना में होता है। जैसे मेरा जो सिर में बाल है और वो प्रत्युष का है, देखिए सब लोग प्रत्युष का सिर में बाल देख लिए, तो मेरे सिर में बाल ज़्यादा है कि उसके सिर में बाल ज़्यादा है? प्रत्युष से। अब प्रत्युष से घना आ जाएगा तो उसका बाल कम कहलाएगा। डेंसिटी कहते हैं इसको, डेंसिटी ऑफ हेयर मॉलिक्यूल्स। हेयर बालों के मॉलिक्यूल्स की संख्या उनमें ज़्यादा है और मेरे में कम है। अब उनसे ज़्यादा घना शायद आप लोग उनको कहेंगे प्रणय, जिनका प्रणय का देखिए तो प्रणय का ज़्यादा है कि मेरा ज़्यादा है? प्रणय का ज़्यादा है। फिर प्रणय और प्रत्युष में किसका ज़्यादा है? प्रणय का लगता है। अब प्रणय का कम हो गया, प्रत्युष का कम हो गया। अरे बात सुनिए, तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ का डेफिनेशन जो है वो किस पर है? किसी ना किसी पर निर्भर करता है। जैसे मैं गोरा हूँ कि ये गोरा है? मैं गोरा हूँ, ठीक है। अब इनका क्या नाम है? अब अनुषा और अश्विनी में कौन ज़्यादा गोरा है? अब यानी मैं काला हो गया। माने मैं इसके लिए ये जो हमारा पोडियम है, ये पोडियम की तुलना में मैं गोरा हूँ और मैं ही काला बन जाता हूँ किन की तुलना में? अनुषा की तुलना में। ये तो देखिए क्या है, हर चीज़ का डेफिनेशन बदल जाता है किसी के तुलना करने पर। आ रही बात समझ में? तो इस दुनिया में सभी चीज़ों का जो डेफिनेशन बना है वो किसी से कंपेयर करके ही बनता है। मोशन का डेफिनेशन दो चीज़ों से कंपेयर हो रहा है, एक है टाइम और दूसरा ऑब्जर्वर। टाइम पास करना चाहिए और ऑब्जर्वर भी होना चाहिए। बिना ऑब्जर्वर के आप किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में नहीं कह सकते। यानी कि स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र है टाइम। टाइम किसी के कहने से रुकता नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि अरे भैया थोड़ा टाइम रुक जाओ। ऐसा कभी बोले हैं कि सर थोड़ा टाइम को रोक दीजिए, अभी हम लिख रहे हैं एग्जाम, थोड़ा अभी टाइम को रोक दीजिए? ऐसा कभी सुने हैं? नहीं ना। कभी डॉक्टर साहब को बोले हैं कि मेरी मम्मी को बहुत तकलीफ हो रहा है, टाइम को आप स्टॉप कर दीजिए, मेरी माँ का तकलीफ रुक जाएगा? टाइम तो हमेशा पास करेगा। तो टाइम क्या है? हमारा स्वतंत्र है। टाइम किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन आइंस्टीन साहब एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि टाइम भी रिलेटिव टर्म है। टाइम कैसा टर्म है? रिलेटिव टर्म है। टाइम इज ऑल्सो नॉट इंडिपेंडेंट, बिकॉज इफ समवन विल मूव विथ स्पीड ऑफ लाइट, यदि किसी चीज़ को स्पीड ऑफ लाइट से मूव करा दिया जाए तो उनका ये मानना है, जो कि साबित भी होता है थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली कर नहीं पाते हम लोग, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट गेन नहीं किया जा सकता। वी आर नॉट कैपेबल टू अचीव स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। लेकिन उनका थ्योरी जो है वो बार बार सिद्ध होता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, स्पीड ऑफ लाइट कितना है? स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उनका ये कहना है कि इस दुनिया में ये जो टाइम है ना, टाइम इंडिपेंडेंट टर्म, इसको क्या माना जाता है? इंडिपेंडेंट टर्म। लेकिन आइंस्टीन साहब के हिसाब से ये टाइम भी डिपेंडेंट टर्म है। यानी टाइम का भी डेफिनेशन बदल जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को गेन कर ले तो टाइम रुक जाएगा। और इसके बल पर पैराडॉक्स ट्विन थ्योरी बना है। पैराडॉक्स ट्विन थ्योरी, ट्विन का मतलब जुड़वा होता है। और ये पैराडॉक्स ट्विन थ्योरी क्या है कि अगर किसी, मान लीजिए कि दो इंसान हैं, दो जुड़वे भाई या बहन हैं, एक को स्पीड ऑफ लाइट से घुमा दिया जाए और एक को ज़मीन पर रहने दिया जाए, तो जो घूम के आ रहा था वो पाएगा कि जो ज़मीन पर खड़ा था वो बूढ़ा हो चुका है। क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट, जो जुड़वा भाई में से जो एक भाई है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो टाइम क्या हो गया है उसके लिए? रुक गया है। लेकिन इसके लिए तो टाइम, तो पता चलेगा क्या कि जब वो घूम कर आया, पूरा विश्व स्पीड ऑफ लाइट से तो घूम ही लेगा, पूरा इंडिया तो आसानी से घूम लेगा तुरंत, है कि नहीं, स्पीड ऑफ लाइट से, हैं? तो पता चलेगा कि जब वो आया अपने जुड़वे भाई के पास, तो जो खड़ा था ज़मीन पर वो क्या हो चुका है? बूढ़ा हो चुका है, या उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स ट्विन थ्योरी बाय हेल्प ऑफ आइंस्टीन। ओके, तो इस दुनिया में सबसे स्वतंत्र कौन हुआ तब? कौन सा चीज़ है जिसकी डेफिनेशन नहीं बदलती है?
किसी पर डिपेंड नहीं करता है, वो है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन दिस यूनिवर्स इज इंडिपेंडेंट, इट्स डेफिनेशन इज नॉट चेंजिंग एनीवेयर। आप कहीं भी रहे, स्पीड ऑफ लाइट को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हम। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये ना ही घटेगी और ना ही बढ़ेगी। बोलिए सर, क्वेश्चन है कि सर स्पेस में टाइम क्यों नहीं चलता है? ये अलग बात है, अभी हम लोग मुद्दे पर हैं तो फिर भटक जाएंगे। अभी तुम खुद ही भटक गए हैं, ये सब बोलने का कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम बोल दिए, वो बताया जा सकता है। ठीक है, और कुछ रिलेवेंट है तो बता देंगे। सर वो जो आप बताया अभी एग्जांपल्स है ट्विन ब्रदर्स, तो जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा था उसका एज बदलेगा या उसका एज सेम रहेगा? कुछ तो बदलेगा, लेकिन आइंस्टीन के द्वारा अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट को गेन कर लेता है तो टाइम क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो क्या कहना पड़ेगा कि उसका एज सेम रहेगा। अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर जाए तो क्या हो जाएगा, वो उसके लिए टाइम रुक जाएगा। इसको आइंस्टीन साहब ने थ्योरेटिकली बार बार प्रूव किया है। बढ़ें आगे। तो अगर आपसे कोई पूछे, अगर आईआईटी में या फिर ओलंपियाड के हायर लेवल में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन इज द रिलेटिव टर्म, काइनेटिक एनर्जी, टाइम, स्पीड ऑफ लाइट, पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, तो कौन सा ट्रू होगा, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन दिस यूनिवर्स इज इंडिपेंडेंट। डेफिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट का जो मैग्नीट्यूड है वो किसी चीज के कारण नहीं बदलता है। आ रही बात सुनिए, इट इज इंडिपेंडेंट। लेकिन आपके नॉलेज तक आपको क्या मान के पढ़ना है, टाइम हमारा इंडिपेंडेंट टर्म है। लेकिन ओलंपियाड में अगर एक ऑप्शन आ जाए आपको, या आईआईटी के क्वेश्चन में अगर ऑप्शन आ जाए स्पीड ऑफ लाइट एंड टाइम, तो उन दोनों में कौन मारिएगा, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो इसको हटा सकते हैं ना। तो मोशन, तो देखो बच्चे लोग, मोशन तो चेंज इन पोजीशन है, तो फटाफट करते हैं। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, यानी कि मान लीजिए कि ये पोजीशन पंखा चलाइए ना, बहुत गर्मी लगता है। ये एसी काम नहीं करता है क्या अच्छा से? फैन ऑन कर दीजिए ना, हम क्या माइक लगाए हुए हैं ना। क्या ठंड लग रही है? करिए करिए। सर एसी का फैन का भी स्पीड होता है सर, उसका भी? हाँ, सबका स्पीड है। हाँ, थोड़ा सा ठीक है। तो पोजीशन 1 है ये, और ये हमारा क्या है, पोजीशन 2 है। तो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 यानी चेंज इन पोजीशन करने का स्टाइल 2 है मेरे पास। एक तो है कि हम डायरेक्शन ना बदलें, एक तो है स्टाइल क्या कि हम डायरेक्शन ना बदलें, और दूसरा है कि नहीं भाई हम डायरेक्शन बदलते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन तो दोनों ही वे में हुआ। ये हमारा पाथ 1 हुआ। पाथ 1 की विशेषता क्या है, डायरेक्शन क्या है हमारा, फिक्स्ड है। और पाथ 2 जो है, पाथ 2 डायरेक्शन नॉट फिक्स्ड, डायरेक्शन क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो अगर हम चेंज इन पोजीशन को अगर हम चेंज इन पोजीशन डायरेक्शन को मेंटेन करके करेंगे तो भी मोशन होगा, और यदि डायरेक्शन को चेंज करके करते हैं तो भी मोशन होगा। तो ऐसे अगर यदि आप मोशन करिएगा कि डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इस मोशन को बोलिएगा वेलोसिटी, और उस समय ये चीज कहलाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ डिस्टेंस, लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह डिस्टेंस ऐसा होता है कि दो पोजीशन के बीच में सबसे छोटा होता है। दो पोजीशन के बीच में अगर सबसे छोटा डिस्टेंस होगा तो वो लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन होगा। अरे बात सुने, ऐसे डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट हम लोग कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस, बिटवीन टू पोजीशंस। और जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस क्या होता है, जिस पाथ से आप चलकर गए हैं, जिस पाथ से आप चलकर गए हैं उस पाथ की लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ ट्रैवर्स्ड या ट्रैवल्ड दोनों लिख सकते हैं, बाई मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर आप
अगर आप स्ट्रेट चल ही रहे हैं, यानी कि आपका डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, यानी बाय डिफॉल्ट आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यदि आपकी रास्ता यही है जिस रास्ते में आपने डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, तो ये डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्टेंस की खासियत क्या थी कि इसमें आपने अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है, इसलिए ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। और यदि आपने अपना डायरेक्शन को समहाउ किसी तरह से थोड़ा भी चेंज कर दिया है, तो वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन होता है कि जिस पाथ से आप चल कर गए उसकी लंबाई, ठीक है। और यदि ये लंबाई आपकी यही हुई जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही हुआ कि मोशन अगर डिस्प्लेसमेंट के माध्यम से हुआ तो वेलोसिटी, अदरवाइज स्पीड। कोई दिक्कत क्या? तो स्पीड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, स्पीड के लिए लिखते हैं डिस्टेंस बाई टाइम। क्या लिखते हैं? और वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। कोई दिक्कत है क्या? हटा सकते हैं? सब लोग जानते हैं ये सब चीज? ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा पोजीशन ए है और ये हमारा पोजीशन बी है। ये ए बी की लेंथ जो है हमारी 10 मीटर है, लेकिन कोई इंसान ऐसे गया, कोई इंसान ऐसे गया और फिर ऐसे गया, ओके। ये हमारा मान लीजिए 5 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, ठीक है। और फिर ये यहाँ आया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ओके। थोड़ा और इसको हम चाहें तो ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। 10 मीटर, 4 3 7 7 3 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो पाथ है हमारा, पाथ हमारा कैसे गया है, ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ क्या हुआ, 3 4 3। अरे बात सुनिए, ये 3 है तो ये भी क्या हुआ, 3 हुआ। 3 + 4 + 3 यानी कि क्या हुआ, ये 10 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, ए एंड बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला। अरे बात समझ में? तो ये कितना हो जाएगा, केवल 4 मीटर। अरे बात समझ। फिर आइए और देखिए, मान लीजिए कोई ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कोई इंसान ऐसे गया, पहले 3 मीटर गया, फिर 4 मीटर गया, फिर 3 मीटर गया, फिर 4 मीटर गया, फिर 2 मीटर गया, यानी कि ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब हम आपसे पूछें कि डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस हो जाएगा 3 4 3 4 2, 3 4 3 4 2। कितना हो गया ये बताइए, 16 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -2 मीटर। -2 मीटर, बताइए कैसे। देखिए, अगर आप इस डायरेक्शन को, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव का मतलब ये है कि जिस पॉइंट से हम चले थे उस पॉइंट से अगर हम इसको आगे मानते हैं तो इसको क्या मानना होगा, पीछे। अगर इसको हम ऊपर मानते हैं तो इसको मानना होगा नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, मेरा इनिशियल पोजीशन से आगे के बजाय किधर हो गया है, पीछे। तो माइनस बता रहा है कि हम अपने ओरिजिनल पोजीशन से पीछे की ओर गए हैं। मेरा इनिशियल पोजीशन कौन सा था बताइए, ये, और फाइनल पोजीशन कौन सा है। पहला पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। तो फाइनली हम कितना डिस्प्लेस किए, 2 मीटर। फाइनली हम कितना डिस्प्लेस किए, 2 मीटर। -2 मीटर क्या बता रहा है कि हम पीछे गए। आ रही बात सुनिए, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन देखिए, कोई यहां से चला ए से और फिर ए पर पहुंच गया। इसकी रेडियस कितनी है, r है, ओके। तो एक चक्कर लगाया, एक चक्कर में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बताइए, 2πr। इसकी लंबाई जो होगी वही डिस्टेंस होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इसको थोड़ा हम लोग पीछे अगर करेंगे ना, आप आइए ना बाहर बाबू, थोड़ा तो पूरा कवर करेगा बोर्ड।
आप इधर चलिए। बस ठीक है, अब पूरा आ रहा है। हाँ ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। हमारी बात सुनिए। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डायरेक्शन तो होगा ही होगा ना, क्योंकि इनिशियल से फाइनल जाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो इसमें क्या है, डायरेक्शन हमेशा रहता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर आपको आ जाए कि डिफरेंस लिखिए तो क्या लिखिएगा कि डिस्टेंस हमारा, अच्छा एक और चीज़ देखते हैं, ये बताइए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। एक आदमी ए से बी गया और ये ऐसे गया है ना, ये 4 मीटर है, तो बताइए डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो भी 4 मीटर हुआ। बाकी हर जगह आप क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस जो है बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से ना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा है किससे, डिस्टेंस से। एक ही केस है, यदि हम सीधा ही गए, यानी मेरा पाथ जो है, जिस पाथ से हम चल कर गए हैं वही सीधा है, तो उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। तो क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है बताइए, कि डिस्टेंस जो है वो बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो क्या क्या कंक्लूजन निकला कि डिस्टेंस जो होता है नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। कुछ ना कुछ हम चलेंगे तो उसका तो कुछ ना कुछ लेंथ होगा ही, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है और कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि वो जीरो भी हो सकता है। हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ ना यहाँ पर। ठीक है, हाँ सर डिस्टेंस कैन नॉट बी लेस देन कैन नॉट बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। हाँ तो वही उसका उल्टा बात हो गया, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, और एक केस है यदि हम स्ट्रेट चलेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कुछ नोट करना है आप लोग को, बढ़े आगे। ठीक, ठीक है, अब आइए ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि हम वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड बोलते हैं और स्पीड बोलते हैं 4 मीटर पर सेकंड। ओके, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस यही है कि यदि हम वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड कहते हैं यानी कि वो स्ट्रेट रास्ते में जा रहा होगा, और स्पीड अगर 4 मीटर पर सेकंड कहते हैं तो वो रास्ता जो होगा उसका चेंज हो रहा है, यानी कि जो रास्ता, जो लेंथ, जिस लेंथ में वो चल रहा है वो लेंथ स्ट्रेट नहीं होगा। लेकिन इसमें एक सावधानी है, अब वो वही थोड़ा सा लेवल हो सकता है हाई हो जाए। यहां पर इसकी स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा मान लो ये रास्ता है, अगर ये यहां पर ब्रेक मार दे जोर से तो वो किधर फेंकाएगा, ऐसे फेंका जाएगा। अगर यहां वो ब्रेक मार दे तो किधर फेंकाएगा, इधर। अगर यहां ब्रेक मार दे तो कैसे फेंकाएगा, इधर। यानी कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर उसका डायरेक्शन है कि नहीं है, थ्रू आउट द जर्नी तो डायरेक्शन नहीं है, थ्रू आउट द जर्नी ऑफ मोशन उसका डायरेक्शन तो फिक्स नहीं है, लेकिन हर मोमेंट पर उसका डायरेक्शन है कि नहीं है। तो इसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस, क्या बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। एक इस इंस्टेंट पर इसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। अरे बात सुनिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह सकते हैं हम यहाँ पर, लेकिन पूरे पाथ में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे क्या, नहीं बोल सकते हैं। वेलोसिटी का मतलब होता है कि हमारा जो डायरेक्शन है वो बदलना नहीं चाहिए। तो किसी एक इंस्टेंट पर इसका डायरेक्शन तो है और 4 मीटर पर सेकेंड हमारा स्पीड भी है, तो हम इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह सकते हैं। आगे बात सुनिए, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये याद रखिएगा कि किसी, मान लीजिए सर्कल में अगर हम मूव कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक सर्कल में, रोड पर सर्कल में हम ऐसे ऐसे घूम कर मूव कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि हमारी गाड़ी ऐसे चल रही है
हमारी गाड़ी ऐसे चल रही है और मेरी स्पीड मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड है और हम ऐसे जा रहे हैं, तो इस पॉइंट पर मेरा डायरेक्शन किधर होगा? इधर की ओर होगा। इस पॉइंट पर किधर की ओर होगा? इधर की ओर होगा। इस पॉइंट पर किधर की ओर होगा? इधर की ओर होगा। यानी कि यदि कोई लड़का ब्रेक मारेगा ना तो वो किधर फेंकाएगा? सीधा ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अगर वो यहाँ ब्रेक मारा तो सीधे ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो यहीं पर हम लोग थोड़ा शुरू कर, एक्सेलरेशन पहले बता दें ना, एक्सेलरेशन बता दें। तो हमारा वेलोसिटी एंड क्या हो गया? स्पीड हो गया। अच्छा, तो वेलोसिटी में क्या होता है? वेलोसिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होता है ना। मान लीजिए कि एक इस रास्ते में ये बच्चा चल रहा है, अपने कार को चला रहा है, इसका 10 मीटर पर सेकेंड प्लस राइट वर्ड, किधर है इसका डायरेक्शन? राइट वर्ड है। तो ये हम क्या लिखेंगे? वेलोसिटी लिखेंगे ना। वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन क्या है? राइट वर्ड। RW का मतलब क्या है? राइट वर्ड। अच्छा, हमें आपसे ये पूछें, सब लोग फोकस करिएगा अच्छा से, ये इंपॉर्टेंट है सीखना। ठीक है, हम बोलते हैं कि आपको मैंने बोल दिया कि एक गाड़ी जो है वो स्ट्रेट पाथ पर चल रही है। एक गाड़ी जो है वो कैसे चल रही है? स्ट्रेट पाथ पर चल रही है। तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। ये सही बोल रहे हैं कि गलत? ध्यान से सुनिएगा। एक गाड़ी है वो स्ट्रेट पाथ पर चल रही है और उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। गलत है, क्यों? सर क्योंकि स्ट्रेट पाथ में तो वेलोसिटी ही होता है स्ट्रेट पाथ में। वेलोसिटी अगर कह रहे हैं तो सही तो है, लेकिन आधा सही है। आपको ये भी बोलना होगा राइट वर्ड। वेलोसिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है? डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, इसको क्या पढ़िएगा? 10 मीटर पर सेकंड को अगर हम बोलें कि इसको क्या बोलिएगा तो क्या बोलिएगा? होते ही तो केवल हम कहते हैं वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड है प्लस राइट वर्ड है। सही है ना स्टेटमेंट? ये वेलोसिटी इंक्लूड्स 2 थिंग्स, कितना तेजी से चल रहा है और किधर चल रहा है। वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इस मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। कौन बोला? कौन बोला पहले? हाथ उठाइए। सब लोग मत उठाइए, जो बोला है वही हाथ उठाइए। स्पीड बोलते हैं इसको। यानी कि वेलोसिटी जो होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन होता है। आ रही बात समझ में? वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? कि उसमें स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन भी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि स्पीड क्या है? स्पीड जो होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। माने हमको उसका डायरेक्शन को नहीं कंसीडर करना है, केवल उसका मात्रा कंसीडर करना है। स्पीड में हम क्या कंसीडर करते हैं? केवल कितना तेजी से मूव कर रहा है, कितना तेजी से मूव करना है, यानी कि उसकी मात्रा। उसी मात्रा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? कंक्लूजन, स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब इसको ऐसे दिखाते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें ऐतराज है तो मिटा देते हैं, है ना, हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। 11th में आइएगा तो सीखिएगा। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी की जो मात्रा है वही क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। और उसी स्पीड में अगर डायरेक्शन एसोसिएट हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? वेलोसिटी कहलाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो एक क्वेश्चन पूछें कॉमन सेंस बेस्ड, ठीक है, बता दीजिएगा तो मन खुश हो जाएगा। ये 10 मीटर पर सेकंड से गोल गोल घूम रहा है। बताइए इस पॉइंट पर, ये पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट पर इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड बोलना ठीक रहेगा कि वेलोसिटी बोलना ठीक रहेगा? इस पॉइंट पर, इस फिगर के मद्देनजर देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सुन लीजिए अच्छे से। इस फिगर को देखते हुए, जैसा आपका टीचर ने फिगर को ड्रॉ कर दिया है, डायरेक्शन को भी दिखा दिया है, इस पॉइंट ए पर इस गाड़ी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है कि स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है? क्योंकि डायरेक्शन हमने दिखा रखा है। सो आई कैन से दिस इज योर वेलोसिटी एट दैट मोमेंट ओनली। बट जर्नी के लिए, पूरे जर्नी के लिए क्या ये वेलोसिटी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? डायरेक्शन बदल रहा है। डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, सो थ्रू आउट द जर्नी, इवन द पार्शियल जर्नी ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, आई कैन नॉट से this is my velocity, because for partial I am coming here to there, then after also direction is going to change. Okay, so we are not able to say कि speed है throughout the journey, but for a moment, for a single point where I can show direction of
this speed. I can show direction of speed. Direction of speed will be tangential. Direction of speed will be tangential. Okay, so I can say here point A we are recognizing velocity. कोई दिक्कत है क्या? आप डीपीएस में पढ़ते हैं, हम लोग डीपीएस के साइड में एक इंस्टीट्यूट खोल दें तो उधर हैं बच्चे लोग, तो आप भेज दीजिएगा ना। तो हमारे समय में सुबह में सोच रहे थे कि वहाँ पर 8 से लेकर 12 तक का 6, 7 नहीं है ना, तो उधर हम लोग कल जा रहे हैं सर्वे के लिए भी, तो इस साल अगर नहीं खोले तो अगले साल ज़रूर खोलेंगे, ठीक है। तो हम क्योंकि थोड़ा डीपीएस में क्या होता है ना, आप लोगों को पता है ये बात, डीपीएस में मिला जुलाकर बाकी स्कूल से पढ़ाई अच्छा होता है। हम लोग चूँकि खुद वहाँ पर अर्चना जो है वहाँ का रिटन टेस्ट क्वालिफाई की है, वहाँ पर जो क्वेश्चन आया था, वैकेंसी था वहाँ पर 10th क्लास के लिए, लेकिन जो क्वेश्चन आया था वो आईआईटी लेवल का क्वेश्चन था, माने जिसको आईआईटी लेवल का नॉलेज है वही क्वालिफाई करेगा। और लगभग 200 लोग आए थे, उसमें 6 लोग सेलेक्ट हुए थे, उसमें अर्चना भी सेलेक्ट हुई थी। लेकिन हम लोग का अपना इंस्टीट्यूट है, दैट्स वाई हम लोग इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं लिए कि नहीं भाई अपना इंस्टीट्यूट ही चलाया जाए, है ना। तो डीपीएस का ये तो टीचर के रिगार्डिंग में हुआ। हमारे पास जब से हम इंस्टीट्यूट शुरू किए हैं तब से डीपीएस के बच्चे लोग आते रहते हैं, तो उनका जो एग्ज़ाम का पेपर होता है वो देख के मेरा भी मन खुश हो जाता है। क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। अच्छा, वहाँ के टीचर पढ़ाते हैं अच्छे से? पढ़ाते हैं। टीचर भी जो हैं वहाँ के नॉलेजेबल हैं। तो डीपीएस अभी स्कूल के मायने में कोई अगर अच्छा से पढ़ा रहा है तो हमको लगता है डीपीएस पढ़ा रहा है। हम लोग अपना बेटा का भी प्लान किए हैं कि डीपीएस में ही डालेंगे, पढ़ाएंगे तो डीपीएस में, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे, स्कूलें नहीं भेजेंगे, ठीक है। और स्कूल भेजेंगे भी बच्चे को तो 8वां क्लास तक, 9वां क्लास तक, फिर तो आईआईटी मेडिकल का तैयारी करना है, तो स्कूल जाने से टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चे हैं, वो बच्चों को दिन भर हम पढ़ाते हैं, वो लोग नॉन स्कूलिंग है। तो जिसका एम आईआईटी मेडिकल है, हम अभी आप लोग को एज ए ब्रदर हम सजेस्ट करेंगे कि आप 10th तक तो चलिए स्कूल कर लीजिए, 11th से स्कूल मत जाइए, नॉन स्कूलिंग ले लीजिए, या फिर वैसा स्कूल ले लीजिए जिस स्कूल में अटेंडेंस का इशू ना हो, ठीक है ना। कुछ स्कूल हैं जो अटेंडेंस प्रोवाइड करते हैं, आपको केवल एग्ज़ाम देने जाना है, लैब करने जाना है, इंटरनल एग्ज़ाम जो होते हैं, टर्मिनल एग्ज़ाम जो होते हैं वो देने जाना है, ठीक है, वो लोग मैनेज करते हैं। तो जिनको आईआईटी और मेडिकल क्रैक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, उनको हम ये सजेशन देंगे कि आप स्कूलिंग ना करें 11th 12th में, क्योंकि वो आपका टाइम बर्बाद होता है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है ना 11th 12th का आईआईटी के हिसाब से, मेडिकल के हिसाब से। तो स्कूल जाते हैं तो आप थक जाते हैं, फिर आपका एनर्जी भी डाउन हो जाता है, फिर शाम को आप यहाँ पर आके पढ़ते हैं, फिर घर में जाके पढ़ नहीं पाते हैं। तो और आईआईटी मेडिकल के लिए डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो आप थोड़ा ज़्यादा समय बिताएंगे ऐसे इंस्टीट्यूट में जहाँ पर दिन भर पढ़ाया जाता है, रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, तो आपका एक बार में अच्छे रैंक से निकल जाएगा, ठीक है। ये मेरा सजेशन है और इसको ब्लाइंडली आप लोग मानिए। अगर जिसका एम एकदम है कि हमको इंजीनियरिंग करना है या फिर मेडिकल करना है, ठीक है, ये बात को अभी से ही दिमाग में सेट करिए। अभी 9th में है ना आप लोग, तब जाके 10th तक माइंड मेकअप होगा, गार्जियन का भी माइंड मेकअप होगा, तब जाके सही डिसीजन ले पाइएगा। नहीं तो फिर 11th में ले लीजिएगा कोई स्कूल में, मैंने नॉट इवन डीपीएस, कोई स्कूल में एडमिशन नहीं लेना है 11th क्लास में। 10th क्लास तक पढ़िए जिस स्कूल में पढ़ना है, नो प्रॉब्लम। 11th 12th में स्कूल मत ज्वाइन कीजिए। देखिए मेरा काम नहीं, स्कूल आपको नॉन स्कूलिंग वाला देगा, आपका परसेंटेज भी अच्छा आएगा। बहुत सारा चीज़ तो हम लोग नॉलेज के कमी के कारण हम लोग नहीं जान पाते हैं, ठीक है। जैसे आपका कुछ स्कूल है हम लोगों के रांची में, जो आपको सारा चीज़ स्कूल वाला फॉर्मेलिटी को पूरा करेगा, बस आपको स्कूल नहीं जाना होगा। अभी तो हम बच्चों को सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई किडनी उडनी ख़राब हो गया है, ऐसा कह के छुट्टी ले लो 2-3 महीने का, ठीक है। किडनी ख़राब हो गया है या फिर कुछ हो गया है, पैर टूट गया है, कह के क्या कर लो, स्कूल से 2 महीने की छुट्टी ले लो। 12th वाले बच्चों को जिसको आईआईटी का तैयारी करा रहे हैं मेडिकल का, तो उन लोग हम सजेशन दिए हैं। और 2019 में जो रिजल्ट हुआ था, वो जो आयुष देख रहे हैं आप लोग, 10 बच्चा का निकला था एक साथ 2020 में जो रिजल्ट हुआ था, 10 का 10 आईआईटी निकाला था। तो वो लोग मेरा बात को मानता था, वो लोग ग्रुप करके अचानक सब कोई ग्रुपिंग करके, अलग अलग स्कूल में थे वो लोग, तो ग्रुपिंग करके वो लोग स्कूल में 2 दिन का छुट्टी ले लेते थे, कुछ भी कह के, ठीक है। और सुबह में 9 से रात को 9 बजे तक हम पढ़ाते थे। उस 9 से 9:30 में 2-3 घंटे का ब्रेक रहता है, खाते हैं हम लोग साथ में,
थोड़ा खेलते भी हैं, टेबल टेनिस हो गया, थोड़ा गाना वाना भी सुनते हैं, सब कुछ होता है। तो उस इन्वायरमेंट से क्या हुआ कि 10 बच्चे में से 10 का 10 निकाला था। इस बार भी 5 लोग निकाले हैं। रैंक अभी पता चल जाएगा हमको, थोड़ा रैंक तो नहीं पता चलता है, नंबर पता चलता है कितना आया है ना, तो वो आप लोग को अभी थोड़ी देर में बता भी देंगे। सर बोले अगर हम जो चीज़ पढ़ते हैं उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं कि मार्क्स के लिए पढ़ते हैं? और मैं मानता हूँ सर कि हम लोग अपना नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। हाँ बैठिए, बताते हैं। पढ़ना तो चाहिए नॉलेज के लिए ही, ठीक है। नॉलेज के लिए पढ़िएगा तो मार्क्स नहीं भी आएगा तो भी आपको पीछे नहीं रहिएगा। हमेशा पढ़ना चाहिए कि हम डेप्थ नॉलेजेबल हैं कि नहीं। मार्क्स लाना भी बहुत ज़रूरी है आज के समय के लिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको नॉलेज अच्छा है तो उसको लिखने की शैली अगर डेवलप हो जाए, लिखने का कला डेवलप हो जाए आपको, तो मार्क्स भी आएगा। लेकिन मार्क्स अच्छा आ गया समहाउ रट उठ कर, तो इंडिया लेवल के कोई भी कंपटीशन को जीत नहीं पाइएगा। ये मेरा मानना है और बड़े बड़े अच्छे लोगों का भी मानना है। तो डेप्थ नॉलेजेबल बनिए, नॉलेज को लीजिए, और नन स्कूलिंग या फिर स्कूलिंग ऐसा जिसमें जाकर अटेंडेंस ना देना पड़े, बनना ना पड़े, वैसे स्कूल को ज्वाइन करिए 11 से। अभी से माइंड मेकअप करिए। जिनके गार्जियन एम्बिशियस हैं कि मेरा बच्चा IITian बने या मेडिकल में अच्छे कॉलेज में जाए, अगर वो कन्विंस नहीं होते तो मेरे से मिलवाइए, हम सारा इन्फॉर्मेशन बता देंगे कि क्या फ़ायदा है स्कूल नहीं जाएगा तो, ठीक है। अच्छा रैंक आ जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IIT निकाले? हाँ, हम 3 बार IIT निकाले हैं, 3 टाइम्स। तो आप स्कूल नहीं गए थे? हाँ देखिए, हम लोग के समय में कॉलेज वाला फैशन था, +2 वाला फैशन कम था, ठीक है। तो हम कॉलेज गए थे, ऐसी बात नहीं है, कॉलेज जाते थे। तब भी तो आपका रैंक आया। देखिए क्या है ना कि रैंक आया था मेरा, अच्छी बात है, लेकिन और अच्छा रैंक लाना है यदि, और कम माने पूरा अपना एनर्जी सही जगह लगे, समझ गए। जैसे हम तो गए थे चलिए कॉलेज, तो हमको कोई गाइड नहीं किया ना, अगर किया रहता तो हम भी कॉलेज नहीं जाते, हम वैसे स्कूल को ज्वाइन करते जिसमें हमको अटेंडेंस का लफड़ा ना हो। हमको कोई गाइड किया रहता तो हम नहीं जाते। आप लोग तो रहिएगा ना रांची में, शादी ब्याह हो जाएगा बाहर चले जाइएगा, आइएगा आप लोग। मेरा बेटा जब 10th क्लास से 11th में जाएगा तो आप देख लीजिएगा वो 11th से क्लास कर रहा है कि नहीं। इवन हो सकता है कि हम केवल 6 क्लास तक उसको स्कूल भेजें, क्लास 6 तक केवल स्कूल भेजें, और फिर क्लास 7 से वो स्कूल नहीं जाएगा। हमको उसको नॉलेजेबल बनवाना है, IIT और मेडिकल के कॉन्सेप्ट का तक का नॉलेजेबल बनवाना है। तो स्कूल जाके क्या करेगा, हम उसको दिन भर पढ़ाएंगे। रही बात कि एक लेवल के बच्चों के साथ घूमना फिरना, तो उसके लिए खेलगांव में अच्छे अच्छे बच्चे लोग खेलने आते हैं, वहाँ एडमिशन करा देंगे, डांस में एडमिशन करा देंगे, ब्रेक मिल जाएगा उसको, शाम को 2 घंटा जाके घूम आएगा वहाँ से, उसको भी अच्छा लगेगा। उसको IIT या NEET करना ही नहीं होता? हमारा मकसद है भी नहीं कि वो IIT निकाल ले या नीट निकाल ही ले। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि वो उसके पास नॉलेज बहुत ही अच्छा हो, नॉलेज इतना अच्छा हो। सपोज दैट हम IIT नहीं भी निकाले होते तो क्या आप हमको पसंद नहीं करते, मेरी टीचिंग को करते ना। तो मेरी टीचिंग जो है वो IIT निकालने के कारण इतना अच्छा नहीं है, IIT की तैयारी करने के कारण अच्छा है। हम क्या बीटेक का कोई भी चीज़ यहाँ यूज कर रहे हैं? बीटेक का अभी तक एक भी चीज़ यूज किए, लेकिन IIT की तैयारी में जो हम सीखते हैं ना, उतना काफ़ी है हमको IIT निकलवाने के लिए भी, बहुत काफ़ी है, मोर देन एनफ है, ठीक है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपका नॉलेज अच्छा हो। हाँ, डिग्री लेने से क्या होता है, डिग्री लेना बहुत ज़रूरी है अच्छे जगह से। क्यों ज़रूरी है? वो आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है, हर समय रक्षा करेगा। कोई एक इंजीनियर आ जाएगा आपके सामने बातचीत करने, तो आपको भी लगेगा कि भाई हम भी तो क्वालिफाइड हैं, वो भी अदब में रहेगा, ठीक है। ये सब फ़ायदा है। सोसाइटी वाइज आपको एक अप्रेजल मिलते रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, यदि आपके पास एक अच्छा डिग्री है तो ये डिग्री भी बहुत ज़रूरी है। और डिग्री सभी दरवाज़ों को ओपन करने का रास्ता भी है। अगर आपके पास बीटेक डिग्री नहीं है या फिर आप MBBS नहीं है, तो आप कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में या कोई भी अच्छे अस्पताल में, हॉस्पिटल में काम ही नहीं कर पाइएगा। तो डिग्री भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के कट थ्रोट कंपटीशन के लिए, ठीक है ना। लेकिन हाँ, IIT जाने के लिए, मेडिकल जाने के लिए 11th 12th में स्कूल जाना बंद करिए आप लोग।
ये मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, वेलोसिटी समझ गए और स्पीड समझ गए। तो वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर? वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो। ठीक है, इसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल डायरेक्शन, सॉरी केवल मैग्नीट्यूड हो, सॉरी केवल मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारा स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और स्पीड हमारा कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब आइए हम लोग इसमें एक्सीलरेशन को देख लें फटाफट, क्योंकि रिवीजन क्लास चल रहा है तो ठीक जा रहे हैं ना हम लोग? ठीक है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन और दूसरा क्या है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को हम लोग और क्या कहते हैं? डेसिलरेशन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? डेसिलरेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन, यही सब बोलते हैं। और भी बोलते हैं क्या कुछ? इतना ही बोलते हैं ना? हाँ, डी एक्सीलरेशन ये भी कह सकते हैं, डी। ठीक है, ये 3-4 नाम से हम लोग इसको पुकारते हैं। तो एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन, ये दोनों तब जन्म लेता है। सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज़ फिट होना चाहिए कि एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन जन्म कब लेता है। ये तभी जन्म लेगा जब वेलोसिटी बदलेगा। क्या बदलेगा? अब इस पर बात अगर किया जाए तो मज़ा आ जाए, हम तो करेंगे, आज ज़रूर करेंगे। वेलोसिटी बदलना चाहिए। ठीक है, क्या बदलना चाहिए? वेलोसिटी मस्ट चेंज, वेलोसिटी मस्ट चेंज। तो बच्चे लोग, वेलोसिटी मस्ट चेंज यानी कि एक्सेलरेशन होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन इंक्रीजिंग वेलोसिटी, चेंज इन इंक्रीजिंग, यानी कि वेलोसिटी जो है ना टाइम के साथ बढ़ना चाहिए। चेंज इन इंक्रीजिंग वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू WRT का मतलब क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन इंक्रीजिंग वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ना चाहिए। जैसे सपोज दैट एक्सेलरेशन अगर a है तो a का वैल्यू हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, जहाँ पर वेयर v बड़ा होना चाहिए u से। इसका एक एग्जाम्पल अगर लिया जाए एक्सीलरेशन का, तो मान लीजिए कि कोई कार है, ये क्या है हमारा? कार है। ये जब टाइम 0 था तो इसकी वेलोसिटी जो थी 10 मीटर पर सेकेंड थी। जब टाइम 2 सेकेंड हो गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 40 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, यानी कि a इक्वल टू आ गया कितना बताइए? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? a आपका क्या आया? पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? यानी कि ये एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन को हम लोग पॉजिटिव एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। यहीं पर रिटार्डेशन जो है, रिटार्डेशन में क्या होता है कि ये भी a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी ही होगा, बट वो ब्रेक मार रहा है। क्या मार रहा है? ब्रेक लगा रहा है। ब्रेक लगा रहा है तो वेलोसिटी घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो यहाँ पर v जो होना चाहिए वो u से छोटा होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल लें अगर, तो मान लीजिए कि एक बस वाला है, इसका वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड था जब टाइम 0 था, और इसकी वेलोसिटी बढ़ के घट के कितनी हो जाती है? 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। कितने टाइम में? 4 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? 4 सेकेंड में। 4 सेकेंड या फिर हम ले लेते हैं आपका 2 सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए कि a इक्वल टू कितना होगा? v माइनस यू बाई टी। v कितना है बताइए? v हुआ 10, u कितना हुआ? 50। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? 10 माइनस 50 बटे 2, तो ये a कितना गया बताइए? तो माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया ना। 10 में से 50 गया तो माइनस 40, माइनस 40 बटे 2, तो कितना हुआ ये? अरे ये गिर गया है यार, सॉरी। आप क्यों नहीं बैक को इधर करते हैं? इसमें डालिए ना नीचे में, वो हिल रहा है ना, तो नहीं जाता है क्या? लाइए इधर, हाँ यहाँ रख, ठीक है।
ओके ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर ए नेगेटिव आया, नेगेटिव होने का मतलब क्या है? नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी टाइम के साथ घट रहा है। लेकिन आप लोग जैसे क्या होता है ना, कुछ कुछ बच्चे नेचुरल ब्रेन के भी होते हैं, ठीक है, वो लोग खुद ही माने कि बहुत तरह का क्वेश्चन को अराइज करते हैं। वैसा कोई बच्चा यहाँ हमको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे हम पढ़ाए हैं आपको उसके अनुसार कुछ कुछ क्वेश्चन आना चाहिए था, ठीक है। क्या क्वेश्चन आना चाहिए था कि एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन क्या है, वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है, वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है। तो सर वेलोसिटी में क्या होता है? स्पीड होता है और क्या होता है? डायरेक्शन। वेलोसिटी में क्या होता है? स्पीड होता है। तो यहां पर जो ये वेलोसिटी आप पढ़े हैं ना, वो केवल स्पीड में चेंज होने के कारण हुआ है। ये जो अभी तक आप एक्सेलरेशन पढ़े हैं, देखिए वेलोसिटी में चेंज अगर हम डायरेक्शन में भी चेंज कर दें तो वेलोसिटी तो बदल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी में अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो जैसे मान लीजिए कि एक सोने का टुकड़ा है मेरे पास, उसको हम नाक में पहनने के लिए बना लिए, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? नाक में जो पहनते क्या बोलते हैं उसको? नथुनी। हाँ ठीक है, चलिए नथुनी बोलते हैं, ये नथुनी है, नथिया बोलते हैं, नथिया। वो क्या बोलते हैं? नोज रिंग। नोज रिंग बोलिए, सब चलेगा है, ठीक है। देखिए, अरे ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि वो सोना का टुकड़ा जो है, वो सोना का टुकड़ा से हम उसको पीट पाट के बना दिए नोज रिंग, और उसी को पीट पाट के फिर बना दिए कान का रिंग, ईयर रिंग, हैं? लेकिन है क्या वो? गोल्ड। लेकिन गोल्ड को तो चेंज करके अलग अलग चीज बन रहा है ना, लेकिन है तो वो गोल्ड। हरी बात सुनिए। उसी तरह से यहां पर थोड़ा सोचिए कि वेलोसिटी में क्या है? स्पीड है और डायरेक्शन है। तो बताइए कि स्पीड बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? मान लीजिए स्पीड हमारा कहाँ गया, ये 10 से 40 हो गया, तो स्पीड बदला ना, डायरेक्शन तो वही रहा, यहाँ पर डायरेक्शन भी वही रहा, लेकिन स्पीड बदला ना, डायरेक्शन क्या रहा? फिक्स रहा, है कि नहीं? तो वेलोसिटी बदला कि नहीं बदला? बताइए। बदला। किसके बदौलत बदला? स्पीड के बदलने के बदौलत बदला, है कि नहीं? अगर हम डायरेक्शन बदल दें तो क्या वेलोसिटी नहीं बदलेगा? क्योंकि वेलोसिटी में तो दो चीज है, स्पीड है और डायरेक्शन है। अगर मैं डायरेक्शन बदल दूंगा तब तो वेलोसिटी बदल गया। तो जो अभी तक आप पढ़े हैं ना, ये वेलोसिटी में स्पीड के बदलने के कारण एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन है। डायरेक्शन फिक्स रखना है, और जब डायरेक्शन बदलता है तो भी एक एक्सेलरेशन का जन्म होता है। स्पीड आप कांस्टेंट कर दीजिए, स्पीड क्या कर दीजिए? कांस्टेंट कर दीजिए, और डायरेक्शन बदल दीजिए तो भी एक्सेलरेशन का जन्म होता है। उसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। उसको क्या बोलते हैं? इफ ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन स्पीड इज कांस्टेंट, if velocity is going to change, if velocity is going to change by changing its direction, then another kind of acceleration will develop. That acceleration will be called centripetal acceleration. क्या कहलाएगा वो? centripetal acceleration और radial acceleration, और radial acceleration। हेडेक हो रहा है क्या? तो आप दिमाग में फिट रखिएगा कि ये जो हमारा एक्सेलरेशन जन्म लिया है, ये जो एक्सेलरेशन आप पढ़े हैं अभी तक, चिल्ला चिल्ला कर जो अभी तक आप बोले हैं, वो वेलोसिटी में क्या चीज के बदलने के कारण? स्पीड के बदलने के कारण हुआ है। डायरेक्शन क्या है? फिक्स है। ठीक है, तो इतना पहले आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ लिखना चाहते हैं तो कर लीजिए। और सच्चाई में जानते हैं इसको कौन सा एक्सेलरेशन कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये क्या कहलाता है? जो अभी तक आप एक्सेलरेशन पढ़ते रहे हैं ना, उसको रियलिटी में क्या कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ए नहीं लिख के क्या लिखने का कोशिश करना चाहिए? एटी यानी कि v माइनस यूड बाई टी। अरे बात सुनिए, अब आइए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है?
डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब हम लोग आज पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? तो एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ने के पहले आपको हम पहले थोड़ा आर्क के बारे में समझाएंगे। ठीक है, कि मान लीजिए कि ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी को अभी मिटाते हैं, अभी इसके लिए जो जो चीज़ का ज़रूरत है वो करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक रास्ता है, ये रास्ता ऐसा है, ये ब्रिज है, ये ए है और ये बी है। अगर ये सर्कल बनाता तो ये इसका सेंटर कहीं यहाँ होता, इसका सेंटर कहाँ होता? यहाँ होता। ये रेडियस आर है, ये आर्क जो है ना, ये जो लंबाई है, ये लंबाई जो है वो लंबाई एल है। तो एल इक्वल टू क्या लिखिएगा बताइए तो? एल इक्वल टू, तो आप लोग यानी कि सब कुछ भूल चुके हैं। थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल बाई आर। थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल बाई आर। थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल बाई आर। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर थीटा। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इन, ठीक है ना। थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल बाई आर। कोई दिक्कत क्या? यहां पर एक बड़ा रहस्य वाला चीज है, बोलिएगा तो बताएंगे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है, बताते हैं। ये ना बाबू 60 डिग्री है। ये क्या है? मान लो 60 डिग्री है, मान लो। ओके, ये एल जो है ये सेंटीमीटर में है। क्या चीज में है? और ये जो आर है वो भी सेंटीमीटर में है। तो जब एल बाई आर करेंगे तो क्या चीज आएगा? यूनिटलेस आएगा ना? क्या आएगा? यूनिटलेस आएगा। यूनिटलेस का मतलब समझ रहे हैं? मान लीजिए कि एल का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, मान लीजिए। ओके, और जो थीटा है ना वो 2 है। कितना है? 2 है, केवल 2 है। अब वो 2 क्या है आप लोग ही बताइएगा। तो हाँ, वेरी गुड। कौन बोला? 2 रेडियन, वेरी गुड। तो एल बाई आर, एल कितना हो गया? एल कितना है बताइए? 10 सेंटीमीटर। और आर क्या आया? ये कितना आया बाबू? 2 आया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कट गया, तो थीटा इक्वल टू 2 आया। तो ये 2 क्या है? थीटा 2 रेडियन है कि नंबर है? यहां तो रेडियन हम कैसे कहें? सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट के थीटा इक्वल टू 2 आया, तो ये तो कोई यूनिट नहीं है। तो ये 2 जो आया वो क्या है? नंबर है। थीटा क्या है? यहां पर 2 क्या है? नंबर है। लेकिन थीटा क्या है यहां पर? पिक्चर के अनुसार एंगल है। तो एंगल तो डिग्री में होगा या रेडियन में होगा? हम लोग जानते हैं ना कि 180 डिग्री में 22/7 रेडियन होता है। 180 डिग्री बराबर कितना होता है? 22/7 रेडियन होता है। तो एक बात बताइए कि एंगल जो है वो नंबर में तो नहीं नापेंगे उसको ना। तो बाय डिफॉल्ट एंगल को नंबर में ना नाप के किस में नापा जाता है? रेडियन में। क्या चीज में नापा जाता है? और रेडियन, जैसे डिग्री को आप ऊपर में एक सुना गोल देते हैं ना, उसी तरह रेडियन को क्या लिखा जाता है मालूम है? सी। क्या लिखा जाता है? 180 डिग्री इक्वल टू 22/7 रेडियन। इसको क्या पढ़ेंगे? सी को रेडियन पढ़ेंगे। जैसे वो सर्कल को क्या पढ़ रहे हैं? डिग्री। उसी तरह इस सी को क्या पढ़ेंगे? रेडियन पढ़ेंगे। आप लोग हैं मेरे साथ? तो ये थीटा इक्वल टू 2, थीटा इक्वल टू 2 क्या है? रेडियन है। क्या है ये? रेडियन। यानी कि यहां से एक कंक्लूजन निकलता है, एक कंक्लूजन निकलता है। उसका जवाब हमको सही सही दीजिएगा कि हमारे पास एक x है वो 4 है। x कितना है? 4 है। ये एक मान लीजिए कि आज का क्लास खत्म हो गया, आज का क्लास खत्म हो गया, फिर आप लोग कल आए, फिर हम ये ऐसे किए, ऐसे ड्रॉ किए, ऐसे ड्रॉ किए और यहां पर x लिखे 4, तो सही लिखे हैं यहां पर। आज की क्लास खत्म हुई, मैथ्स पढ़ा रहे थे, x का वैल्यू 4 लिख दिए।
फिर कल आप लोग आए तो ये आर्क है और ये जो एंगल है वो इस एंगल को क्या कह रहे हैं, एक्स कह रहे हैं, और 4 लिख दिए। सही है? गलत है। वही सोने के टुकड़े को हम नोज रिंग बोल रहे हैं, फिर क्या बोल रहे हैं, ईयर रिंग, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। है तो सोना। तो इस दुनिया का जितना भी एंगल है वो इन रियलिटी नंबर ही है, लेकिन जब हम लोग एंगल के दृष्टिकोण से बात करते हैं, इन रिगार्ड ऑफ एंगल, देन वी शुड टेल रेडियन। अब अगर हम यहाँ पर अगर पिक्चर में दिखा रहे हैं कि ये एंगल है x, तो यहाँ पर ये 4 क्या है, रेडियन। यानी कि जितने भी एंगल हैं वो क्या नंबर नहीं हैं? जितने भी इस दुनिया के एंगल हैं क्या वो नंबर नहीं हैं? नंबर है। कोई भी चीज आपको जो डिग्री में दिख रहा है उसको हम रेडियन में बदल सकते हैं, और अगर उस रेडियन को हम एंगल के दृष्टिकोण से ना देखें तो वो क्या है, नंबर है। किसी भी नंबर को अगर हम एंगल के दृष्टिकोण से देखें तो वो क्या है, रेडियन है। किसी भी रेडियन को हम नंबर के दृष्टिकोण से देखें तो वो केवल नंबर है, और किसी भी नंबर को अगर एंगल के दृष्टिकोण से देखें तो वो रेडियन है। गया दिमाग में? ये आप लोग वो चीज़ सीखे हैं जो आप जाइएगा जब 11th में IIT के लिए तैयारी करिएगा, 12th में जब जाइएगा डोमेन सीखिएगा किसी फंक्शन का, तो उस समय ये आपको मेरी बात अगर याद रहेगी तो फीलिंग आएगा आपको उस दिन। 12th क्लास में मैथ्स में डोमेन होता है, फंक्शन में एक चैप्टर है डोमेन रेंज निकालना, फंक्शन में वो पार्ट है, सब टॉपिक है डोमेन निकालने के लिए। तो वहाँ पर ऐसे बार बार होता है कि थीटा रियल नंबर, थीटा रियल नंबर, क्या बोलता है, थीटा रियल नंबर, यानी एंगल क्या है, रियल नंबर है। वहाँ पर मन ही मन क्या समझना है, रेडियन में है वो सारा। यानी कि हर नंबर क्या है, एंगल की दृष्टिकोण से, हर नंबर इस दुनिया का एंगल के दृष्टिकोण से क्या है, रेडियन है, और हर रेडियन नंबर के दृष्टिकोण से क्या है, नंबर। आ रही बात समझ में? ये कहाँ से सत्यापित कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इक्वल टू एल बाई आर क्या आया सच्चाई में, 2। तो ये 2 क्या है, नंबर है, लेकिन इन रिगार्ड ऑफ एंगल इट इज रेडियन। इन रिगार्ड ऑफ दिस पिक्चर दिस इज ए रेडियन। इन रिगार्ड ऑफ सोना इज गोइंग टू वियर हेयर, देन इट इज ईयर रिंग। कान के हिसाब से वो ईयर रिंग है, नाक के हिसाब से वो नथुनी है, लेकिन है वो क्या, सोना है, सिंपल गोल्ड है। लेकिन समय के अनुसार उसको नथुनी बोला जा रहा है, झुमका बोला जा रहा है ना? यही सब ना बोलते हैं हिंदी में हम लोग, नथुनी, झुमका, यही ना बोलते हैं, कुछ और भी बोलते हैं। तो समझ रहे हैं बात को आप? तो इस दुनिया का हर डिग्री, हर एंगल क्या है, नंबर के हिसाब से नंबर है। इस दुनिया का हर एंगल नंबर के हिसाब से नंबर है, और नंबर को क्या चीज में लिया जाता है, रेडियन में। किसके रिगार्डिंग में, एंगल के रिगार्डिंग। अब फिर उस रेडियन को आप किस में बदल सकते हैं, डिग्री में बदल सकते हैं। फिर उस रेडियन को आप किस में बदल सकते हैं, डिग्री में। थोड़ा लगता है हम ज़्यादा ही कुछ लोग बोर हो रहा है, समझ में आ रहा है अच्छा से? ठीक है, तो यहां तक तो समझ गए कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। इतना समझ गए? अच्छा एक बात बताइए, इसको हटा सकते हैं हम, ठीक है। एक बात बताइए कि ये ए से बी गया 5 सेकंड में, इस 5 सेकंड को हम टी मानते हैं। ये ए से बी गया कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। इस रास्ते से गया, इस रास्ते से गया, तो स्पीड बोलिएगा कि वेलोसिटी, स्पीड, क्योंकि यहां से यहां तक में तो डायरेक्शन बदल रहा है। तो स्पीड कितना हुआ बाबू, स्पीड हो गया 10 सेंटीमीटर बाई 5 सेकेंड, यानी कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये भी हो गया। अच्छा, भी इक्वल टू एल बाई टी नहीं लिख सकते, लेंथ बाई टाइम, वही ना किए हैं। स्पीड इक्वल टू भी इक्वल टू एल बाई टी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बाई 5 सेकेंड। कितना आ गया ये, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नो प्रॉब्लम। ये इस रास्ते से होकर गया है, इसको आप स्पीड कह सकते हैं। थीटा कितना आया, 2। अब आइए यहीं पर शुरू होगा, इतना ही सेकंड में
इतना ही सेकंड में एंगल भी तो इतना चेंज कर गया है। आ रही बात समझ? तो एंगुलर स्पीड भी अब कहलाएगा। एंगुलर स्पीड क्या कहलाएगा? एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा बताइए? थीटा बाई टी। एंगुलर स्पीड कितना हो जाएगा? थीटा बाई टी। तो थीटा कितना आया है? 2/5। 2 क्या होगा? रेडियन। 5 क्या होगा? सेकेंड। तो इसका एंगुलर स्पीड कितना हो जाएगा? 0.4 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर स्पीड को हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं। क्या चीज़ से दिखाते हैं? ओमेगा। इसको क्या पढ़ते हैं? ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया बच्चे? थीटा बाई टी। कोई दिक्कत क्या? और स्पीड इक्वल टू क्या आ गया? एल बाई टी। कोई दिक्कत? तो अब यहां पर एक चीज पढ़ा रहे हैं आपको, रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड। इसको हम लोग, इस स्पीड को हम लोग लीनियर स्पीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि ये लेंथ वाइज हो रहा है, इसीलिए इसको लीनियर स्पीड भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए कि आपके पास L इक्वल टू क्या है? आर थीटा है। ये तो मैथ से आया। दोनों तरफ टाइम से भागा कर देते हैं, बैलेंस हो गया। दोनों तरफ क्या कर दिए? L बाई टी इक्वल टू आर थीटा बाई टी। अच्छा, L बाई टी क्या है? L बाई टी है V, और थीटा बाई टी क्या है? ओमेगा। यानी V इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। तो आपके एग्जाम में आ जाएगा कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड क्या है? तो V इक्वल टू क्या लिखिएगा? आर ओमेगा। ठीक है, ठीक। एनी प्रॉब्लम? आपके एग्जाम में आ सकता है ऐसा, रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड। आगे बढ़ें। अच्छा, एक बात बताइए, 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू कितना रेडियन? एक बार कोई घूम जाए गोल तो यहां पर कितना एंगल बनेगा? 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई होता है कि नहीं? पाई को हम लोग क्या कहते हैं? देखो यहां पर 180 डिग्री इक्वल टू क्या था? 22/7 रेडियन था। तो 22/7 को क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। अच्छा, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 360 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2 पाई। यानी 360 डिग्री इक्वल क्या होता है? 2 पाई रेडियन। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनता है? यानी कि 2 पाई रेडियन बनता है। एनी प्रॉब्लम? एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन बनता है? 2 पाई रेडियन बनता है। ठीक है। 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनता है? अच्छा, ये सब उल्टा लिखा रहा है तो सीधा हो जाएगा ना? फ्रंट कैमरा करके कर रहे हैं। तो वो तो सीधा हो जाएगा ना सॉफ्टवेयर। कर लोगे ना? हो जाएगा, जानते हैं आप। ठीक। 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो गया? 2 पाई रेडियन। आ रही बात समझ? तो यूनिट ऑफ एंगुलर स्पीड क्या क्या हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, एंगुलर स्पीड का हो सकता है। एंगुलर स्पीड इक्वल टू क्या है? देखिए, तो V इक्वल टू आर थीटा है, V इक्वल टू आर ओमेगा है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, तो बताइए, तो V का यूनिट क्या है? मेरा सिर्फ ये कहना है कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बताइए? तो थीटा बाई टी भी होता है ना? अभी बताए थे ना हम। कहाँ बताए थे? कहीं बताए थे? ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी इक्वल टू क्या होता है? V बाई आर। हो गया। अच्छा, तो थीटा का यूनिट क्या है?
तो रेडियन पर सेकेंड होगा। अच्छा, रेडियन को हम रिवॉल्यूशन में भी बदल सकते हैं। तो हम वही सिखाना चाहते हैं कि यूनिट ऑफ ओमेगा, यूनिट क्या क्या हो सकता है, रेडियन पर सेकेंड हो सकता है और रिवॉल्यूशन पर सेकेंड भी हो सकता है। अरे बात सुनिए, ओमेगा का यूनिट रिवॉल्यूशन पर सेकेंड भी हो सकता है, रेडियन पर सेकेंड भी हो सकता है। ठीक है, हमको लगता है आज इतना ही रहने देना चाहिए। लगातार 1 घंटा से हम बोल रहे हैं, 1 घंटा 5 मिनट का वीडियो बना है। अब एक चीज़ बच गया, वो भी बता दें क्या? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, है ना? हटा सकते हैं इसको? तो आपके पास क्या क्या आ चुका है? आपके पास आ चुका है v इक्वल टू ओमेगा आर आ चुका है। अब यहां पर ओमेगा को क्या बोलते हैं बताइए? लेकिन हमने सबसे पहले लिखा था इसको एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर यानी कि ओमेगा जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर का तो डायरेक्शन होता है। तो मान लीजिए कि कोई गोल गोल ऐसे घूम रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, इसका ओमेगा है 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। अब अगर कोई आदमी कहता है कि एंगुलर स्पीड 4 रेडियन पर सेकेंड है, नो प्रॉब्लम। एंगुलर वेलोसिटी कहता है तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं? जैसे घूम रहा है ना, घूम रहा है, उधर चारों उंगलियों को घुमाइए, घुमाइए राइट हैंड का, घुमाइए, घुमाए। अंगूठा किधर जा रहा है? अच्छा से घुमाइए। अंगूठा किधर जा रहा है? अंगूठा किधर जा रहा है? अंदर। आप ओमेगा ऐसे से गोल गोल घूम रहा है ना, तो आप ऐसे अपने हाथों को घुमाइए। अंगूठा किधर जा रहा है? अंदर की ओर। यानी कि ओमेगा का जो डायरेक्शन है अंदर की ओर है। ओमेगा डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड, इनवर्ड ऑफ प्लेन। ओमेगा का डायरेक्शन किधर है? अंदर की तरफ। और तब अब हम कह सकते हैं ओमेगा इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड। आप लोग हैं मेरे साथ? प्लस क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड। ऐसे सर्कल देके अंदर में क्रॉस बना दीजिएगा तो उसका मतलब सिंबल क्या होता है? अंदर का डायरेक्शन। और डॉट दे दीजिएगा तो आउटवर्ड। ठीक है। तो ये हमारा ओमेगा इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड और ये क्या है? इनवर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन। अरे बात सुनिए, अब इसको हम स्पीड बोलें कि वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी बोलें कि एंगुलर स्पीड? अब एंगुलर वेलोसिटी बोलना होगा बिकॉज आई हैव मेंशन्ड डायरेक्शन ऑल्सो। अरे बात में तो ये आप लोग नहीं जानते थे ना? कौन जानते थे? आप जानते थे? बताए नहीं? सर बता तो रहे थे। हाँ बता रहे थे। सर ये सारा जो आप आज कर रहे हो मैं स्कूल में बताया गया है। तो देखिए कुछ तो अलग है ना, है कि नहीं अलग? अगर ये स्कूल में बताया जा रहा है तो अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि अगर ओमेगा कांस्टेंट है, अगर अरे वाह ज़्यादा हो जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है, वो सब सिलेबस में नहीं है आप लोगों का, ठीक है ना? तो सब नहीं बताते हैं। अब फटाफट बता दें v²/r, ठीक है ना? तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए ये मान लीजिए कि हमारा कौन सा पाथ है? सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ में कोई गोल गोल घूमेगा, यानी कि मान लीजिए कि हमारा रास्ता है, इस पर गोल गोल कोई घूम रहा है, तो वो क्या है ना कि डायरेक्शन चेंज हो गया ना। इस बार क्या हो गया? हर वक्त वेलोसिटी है कि स्पीड है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहुँचा 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर इसका केवल स्पीड है कि डायरेक्शन भी है? डायरेक्शन भी है। ऐसे घूम रहा है तो इधर डायरेक्शन है। तो इस मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी है कि स्पीड है? वेलोसिटी है, बिकॉज वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हुआ 4 मीटर पर सेकेंड और इस वक्त इस मोमेंट पर इसकी डायरेक्शन भी है। तो ये डायरेक्शन इधर हुआ। तो अब यहाँ के लिए थ्रू आउट द जर्नी आप इसे स्पीड बोलेंगे, लेकिन इस मोमेंट के लिए आप इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। अच्छा तो देखो एक बात सुनो, वेलोसिटी बोलेंगे
तो एक बात बताओ कि एक मोमेंट का मतलब पहले समझते हो? एक इंस्टेंट, वेरी गुड, अंग्रेजी हो गया इसका, ठीक है। इसका भाव समझते हो? एक इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का मतलब है कुछ सेकंड बीता। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का मतलब है कुछ सेकंड बीता, लेकिन फ्रैक्शन में तो कुछ टाइम तो बीता ना यार। उस फ्रैक्शन ऑफ टाइम में इसका वेलोसिटी हम 4 मीटर पर सेकंड बोल रहे हैं, यानी उस फ्रैक्शन ऑफ टाइम में हम स्पीड नहीं बोल सकते ना इसको। फ्रैक्शन ऑफ टाइम यानी कि बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल में हम यहां पर 4 मीटर पर सेकंड को स्पीड बोलेंगे कि वेलोसिटी? वेलोसिटी बोलेंगे, क्योंकि वहां पर हमको डायरेक्शन मिल रहा है। अरे यार, तो उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डायरेक्शन जो है तुम्हारा चेंज किया है कि नहीं किया है? देखो बहुत माइन्यूट है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कुछ समय बीता होगा तो कुछ तो आगे बढ़ा ही होगा, कुछ तो आगे बढ़ा होगा तो डायरेक्शन तो चेंज किया ही होगा। इतना कम चेंज किया होगा, इतना कम चेंज किया होगा कि लग रहा है कि चेंज नहीं किया है। इतना कम डायरेक्शन चेंज किया, इतना कम डायरेक्शन चेंज किया कि लगता है कि लेकिन चेंज तो किया है। डायरेक्शन चेंज करने के कारण कौन सा एक्सेलरेशन होना चाहिए? सेंट्रीपेटल। 4 मीटर पर सेकंड तो चेंज नहीं किया, लेकिन डायरेक्शन जरूर उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज किया है। अगर कोई कर्व वाले पाथ में घूम रहा है तो तुम लोग पढ़े होगे, तुम लोग अपने सिलेबस में, कि जब कोई चीज़ सर्कल में घूमता है तो एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है, और वो किधर की ओर होता है? सेंटर की तरफ होता है, और वो v²/r होता है। और इसको क्या बोलते हो तुम लोग? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ये v²/r क्यों आया है मालूम है? वही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो भी थोड़ा बहुत डायरेक्शन चेंज कर गया है, उस डायरेक्शन के चेंज के कारण ये एक्सेलरेशन जन्म लिया है। स्पीड में तो चेंज नहीं हुआ है, स्पीड तो 4 मीटर पर सेकंड ही है। तो इस मोमेंट पर जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, उसका स्पीड बदला है कि डायरेक्शन? इस मोमेंट पर, इस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में स्पीड बदला है इस वेलोसिटी का कि डायरेक्शन? और वेलोसिटी अगर बदला है तो किसका जन्म होता है? वेलोसिटी यदि चेंज करता है तो किसका जन्म होता है? एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी तो दो तरीके से चेंज कर सकता है, या तो उसका स्पीड चेंज कर जाए या डायरेक्शन। तो यहां पर कौन सा चेंज किया है? और उसके कारण कौन सा एक्सेलरेशन होगा? उसका वैल्यू कितना होगा? अभी कल के क्लास में ये v²/r कैसे आएगा वो हम क्लास 11th में प्रूव करने वाले हैं, ठीक है जी। तुम लोग को भी बोलोगे तो कर देंगे, समझ में नहीं आएगा वो तो। v²/r कैसे आया है दिखाइए, लेके आइए। आपके स्कूल में कराया गया है, तो समझ लीजिए कि खतरनाक हो रहा है, समझ रहे हैं? सर करवाए हैं तो समझ लीजिए। वहाँ के टीचर को भी यानी नॉलेज है। खुद अर्चना का जो क्वेश्चन आया था, वो तो क्वेश्चन लोग देते नहीं हैं, लेकिन चूँकि क्वेश्चन तो ये दिमाग में आ जाता है, तो अर्चना जितना क्वेश्चन हमको बताई तो हम समझ गए कि ये भले 10th के लिए पढ़ाने के लिए लिया गया, टीचर को 10th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए लिया गया, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा था IIT लेवल का। अब वो जो टीचर 9th क्लास में ऐसा चीज़ बता रहे हैं, जो वो कह रही है, अरे भाई बताए चाहे नहीं बताए, उतना वो कह रही है कि जानते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो DPS जो है ना, जब तक टीचर क्वालिटी नहीं रहेगा बच्चा को कहाँ से मिलेगा? जहाँ पर अंधेरा है खुद ही है, वहाँ तो और अंधेरा ही ना होगा, और जहाँ पर थोड़ा भी प्रकाश है तो वहाँ तो प्रकाश ही फैलेगा, स्वाभाविक है। तो वो लड़की अगर कह रही है तो इसका मतलब तो हम खुद बोलते हैं कि भाई वहाँ पर टीचर भी टैलेंटेड लोग हैं। DPS के टीचर लोग भी क्या हैं? टैलेंटेड लोग हैं। कितने लोग यहाँ पर DPS के हैं? एक जन। अभी तक मेरे इंस्टीट्यूट में जितने भी DPS के बच्चे आए हैं, उन सब में के कॉपी को देख के हम ये रियलाइज़ किए हैं कि वहाँ का टीचर अच्छा है। अगर पढ़ना ही है तो DPS में पढ़िए, ठीक है, और नहीं तो 10th तक, लेकिन 11th के बाद तो स्कूल जाने का जरूरत ही नहीं है, वो DPS भी नहीं कर पाएगा। IIT की तैयारी के लिए DPS भी कैपेबल नहीं है। अगर रहता तो ट्यूशन नहीं पढ़ना पड़ता, ठीक है ना। अगर रहता कैपेबल कि पढ़ा दें, वो उसका कैरिकुलम है ना भाई, वो सिलेबस पढ़ाएगा कि IIT पढ़ाएगा, बताइए ना, उसका भी मजबूरी है।
टीचर आर कैपेबल बट कैरिकुलम इज नॉट अलाइंग टू कवर IIT सिलेबस, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, है ना। ये सब रिकॉर्ड हो गया है, अब ये YouTube में डाल देंगे, इसमें कोई भी बात हम ऐसा नहीं बोले हैं जो गलत है, तो इसको आप लोग वायरल भी कर सकते हैं। ये भी रिकॉर्ड हो गया हमारे बच्चे लोग को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं।